सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। सीटेट जुलाई 2024 के लिए हमारी इंग्लिश पैडागोजी की पेपर 1 और 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। इंग्लिश पैडागोजी की 9th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अप्रोच, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक, टीचिंग टैक्टिक, टीचिंग मैगजीम में क्या डिफरेंस होता है, हमारा इनका क्या अर्थ होता है। देखो यहाँ से सीटेट सिंपल से क्वेश्चन तो नहीं पूछता सीधा सीधा सा आपसे कि अप्रोच क्या होता है या अप्रोच की कौन सी विशेषता है, लेकिन ये तथ्य आप बार बार सुनते हैं। जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे या सीटेट का एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार आता है कि कौन सी अच्छी अप्रोच है, कौन सा टीचिंग मेथड बेहतर है, कौन सी टेक्निक आप लगाएंगे, कौन सा टीचिंग मैगजीम आप इस सिचुएशन में लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए इनका क्या अर्थ होता है, उससे आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तब इस सब की आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्रोच। अप्रोच को हम जनरली अप्रोच ही बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दृष्टिकोण या फिर पद्धति भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अप्रोच शब्द भी यूज किया जाता है। हिंदी में भी हम अप्रोच भी बोल देते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्रोच क्या है। अप्रोच का मतलब होता है हमारा एक नजरिया, हम किसी काम को कैसे करना चाहते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, वह मिट्टी खाता है, आपका छोटा बच्चा है, वह मिट्टी खाता है। अब आपकी क्या अप्रोच रहेगी उसके प्रति। मिट्टी खाता है वह, आप चाहते हैं कि वह मिट्टी न खाए, तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी उसके प्रति। आप उसे किसी ऐसे क्षेत्र में भेजना चाहते हैं जहां पर मिट्टी हो ही ना, हर जगह पक्का हो, तो मिट्टी खानी छोड़ देगा। एक अप्रोच आपकी ये हो जाती है। दूसरी अप्रोच ये हो जाएगी, आप उसे हमेशा गोद में रखेंगे, जमीन पर छोड़ेंगे ही नहीं, बेड वगैरह पे रखेंगे तो मिट्टी खानी छोड़ देगा। तीसरी अप्रोच आपकी ये हो सकती है, हम इसकी पिटाई लगाएंगे जब भी मिट्टी खाएगा ये। चौथी अप्रोच आपकी उसके प्रति हो सकती है कि जब भी ये मिट्टी खाएगा तो खाने दो, हम क्या करेंगे, इसे जैसे रह रहा है ऐसे ही रहने दो, जैसे ये बड़ा होगा अपने आप मिट्टी खानी छोड़ देगा। कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है, आप उसे सुधारना चाहते हैं, तब आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या नजरिया है उसके प्रति। आप जो उसमें सुधार लाना चाहते हैं वो आपकी जो बेसिक शुरुआत है, किस दिशा में आप जाना चाहते हैं, या आपका उसके प्रति क्या नजरिया है, क्या सोचते हैं आप उस चीज के बारे में, उसे हम बोलते हैं आपका दृष्टिकोण। अगर इसे हम कक्षा में प्रयोग करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। वैसे अप्रोच ये होता है, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, एक जनरल सा रास्ता, आप किस दिशा में चलेंगे। कक्षा की बात करें, अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता, आप क्या चाहते हैं, उसे इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। अप्रोच का अधिकतर प्रयोग भाषा सीखने में ही किया जाता है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह, फ्रेंच, कोई भी भाषा आप सीख रहे हैं, भाषा वाली जो किताब होती है उसमें आपको अप्रोच देखने को मिलती है। अप्रोच का क्या मतलब हुआ, अगर आप क्लास में देखना चाहते हैं भाषा के सिचुएशन में, कोई बच्चा अंग्रेजी नहीं बोलता, अब उसके प्रति आपके क्या दृष्टिकोण होगा, उसके प्रति आपका क्या विचार होगा, आप उसे अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। एक अप्रोच आपका हो सकता है, मैं इसे ऐसी जगह पे छोड़ दूंगा जहां पर सब इंग्लिश बोलते हो तो ये इंग्लिश अपने आप बोलने लगेगा। एक अप्रोच आपका होगा, इंग्लिश की जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं मैं इसे सारे स्ट्रक्चर सिखा दूंगा तो अपने आप इंग्लिश बोलने लगेगा ये। एक अप्रोच आपका ये होगा, मैं इसे ग्रामर सिखा दूंगा, ग्रामर आ जाएगी, ग्रामर से इंग्लिश अपने आप बोलने लगेगा। एक आपका जनरल सा रास्ता, जिस तरीके के द्वारा, जिस रास्ते पर चलकर आप उस बच्चे को जो चीज सिखाना चाहते हैं वो सिखा सके, उस जनरल से रास्ते को हम कहते हैं अप्रोच। एक साधारण सा दृष्टिकोण होता है, जरूरी नहीं है कि वह सही हो। अगर आप किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं और ग्रामर सिखा दे, जरूरी नहीं है कि उस पर इंग्लिश आए ही, लेकिन ये आपकी सोच है कि अगर मुझे इस बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो मैं इस रास्ते पर चलकर, एक जनरल सी आपकी जो सोच है कि हाँ हम ऐसे इसे सिखा देंगे, तो वो जनरल सी सोच, उस बच्चे के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो नजरिया है, मैं इसके प्रति क्या काम करना चाहूंगा, उस नजरिए को हम बोलेंगे अप्रोच। जरूरी नहीं है कि वह सही हो, जरूरी नहीं है कि वह गलत हो, वह आपका जो नजरिया है उसके प्रति सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन बस ये आपकी सोच है। अगर इस बच्चे को यह समस्या है तो हम ऐसा कर देंगे तो वह समस्या दूर हो जाएगी। अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। किसी कार्य की प्रकृति के अनुसार उस कार्य को पूर्ण करने के तरीकों के बारे में आपकी जो कल्पनाएं हैं, जो समूह है, उन्हें हम बोलते हैं अप्रोच। ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। किसी को आप कोई चीज सिखाना चाहते हैं तो जो सिखाने के लिए आप जो सोचते हैं, जनरल सा विचार रखते हैं, उस चीज को मैं कैसे सिखा दूंगा उस बच्चे को, जो कल्पना बनाते हैं आराम से आप बैठकर कि हाँ हम ऐसे ऐसे सिखा सकते हैं, ऐसे भी सिखा सकते हैं, वैसे भी सिखा सकते हैं। एक बच्चा
हिंदी नहीं बोल रहा, एक टीचर का अप्रोच है ये उस बच्चे के प्रति कि वह थोड़े टाइम बाद अपने आप बोलने लगेगा, क्योंकि उसके आसपास सब हिंदी बोल रहे हैं। एक टीचर का अप्रोच है, नहीं मैं तो सिखाऊंगा, ऐसे आज ही पीट पीट के सिखाऊंगा। दूसरे टीचर का अप्रोच है, उस बच्चे को मैं कुछ हिंदी के शब्द सिखा दूंगा जो खास खास से हैं, तो फिर वह धीरे धीरे उन शब्दों के द्वारा ही बोलना शुरू कर देगा हिंदी। अब उन टीचर की ये अप्रोच है, ये कल्पना है उनकी कि उस बच्चे को हम इस तरह से भाषा सिखा देंगे। यही होता है अप्रोच, किसी चीज के बारे में कल्पनाओं का समूह जिससे हम कोई कार्य कर सकते हैं, हम मानते हैं कर सकते हैं, हो या ना हो जरूरी नहीं है। किसी अप्रोच के कोई निश्चित नियम या क्रमबद्ध पद नहीं होते। अब किसी अप्रोच के कोई निश्चित नियम नहीं होते। अगर एक टीचर ने मान लिया कि इस बच्चे को मैं जो बेसिक से रूल हैं मैं पढ़ा दूंगा हिंदी के, और हिंदी बोलने लगेगा ये, तो ये मेरी अप्रोच है। अब मैं कब पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, कितने दिन में पढ़ाऊं या किस तरह से पढ़ाऊं, कोई नियम नहीं है। मतलब ये है कि अब हम उस रास्ते पर चलेंगे कि मैं नियम पढ़ाऊंगा, बच्चा नियम पढ़ेगा। वे कैसे भी हो सकते हैं, तो कोई नियम नहीं है, लेकिन अप्रोच क्या करती है, एक रास्ता निर्धारित करती है। आप किस दिशा में जाने वाले हैं, ग्रामर के दिशा में जाने वाले हैं या आप बच्चे को छूट दे रहे हैं कि भाई तो खुद सीख ले। तो बच्चे के प्रति हमारा जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, उसे हम बोलेंगे अप्रोच। यह मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंधित होती है। अकॉर्डिंग टू एंथोनी, एंथोनी की काफी अच्छी डेफिनेशन है अप्रोच के बारे में। एन अप्रोच स्टेट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू और एन अजम्पशन विच वन बिलीव बट कैन नॉट बी नेसेसरली प्रूव्ड। मतलब ऐसी कोई भी अजम्पशन, ऐसी कोई भी कल्पना जिस पर कोई एक व्यक्ति भरोसा करे कि हाँ इस चीज पर चलकर मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लूंगा, जरूरी नहीं है कि वह सिद्ध की जा सकती हो, मतलब जरूरी नहीं है कि वह सही ही हो, गलत भी हो सकती है। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग नजरिया हो सकता है एक ही समस्या के प्रति, एक ही चीज के प्रति। कोई टीचर किसी काम को कैसे करना चाहता है तो वो जनरल सा एक नजरिया रखेगा उस काम के प्रति कि मैं इस काम को ऐसे कर सकता हूं, तो वो जो जनरल सा नजरिया होगा उसे हम अप्रोच कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेटेजी, व्यू रचना। अब व्यू रचना होता है जब टीचर क्लास में आ जाता है, क्लास में आने के बाद वह कोई भी काम करता है जिससे उसकी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, वह सभी काम उसके व्यू रचना होंगे। एक टीचर क्लास में आकर कुछ भी ऐसा काम करता है, पढ़ाता है, नाचता है, कूदता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है, कुछ भी करता है जिससे शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, वह सब काम उसके स्ट्रेटेजी कहलाएंगे। आम भाषा में आप इसे ये भी कह सकते हैं, टीचर क्लास में आने के बाद जो भी काम करेगा, शिक्षण विधि, नई नई विधि का चयन करेगा, नए नए तरीकों का चयन करेगा, नए नए काम करेगा जिससे बच्चे पाठ समझ ले, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। जो भी काम शिक्षक क्लास में आने के बाद करेगा टोटल, वह सब हमारे व्यू रचना में आ जाते हैं। क्योंकि व्यू रचना का मतलब होता है हम पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अपने पढ़ाने की, किस तरह से हम पढ़ाएंगे, क्या क्या काम हम करेंगे। स्ट्रेटेजी मतलब सब कुछ, क्लास में जाने के बाद सब कुछ जो भी आप करोगे वो व्यू रचना में आ जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक शिक्षक जो भी नीतियां, योजनाएं व कार्य निर्धारित करता है, वे सब उसकी व्यू रचनाएं कहलाती हैं। शिक्षण व्यू रचनाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। इसमें बहुत सारी शिक्षण विधियां, प्रविधियां, युक्तियां सम्मिलित होती हैं। व्यू रचनाएं काफी बड़ी होती है। क्लास में जाने के बाद आप जो भी करेंगे सब कुछ इसमें आ जाता है। अब बात कर लेते हैं शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि क्या होता है, आपके पास कोई टॉपिक है, आपके पास कोई पाठ है, अब उस पाठ को आप जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे उस तरीकों को हम कहेंगे शिक्षण विधि। जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा सकता हूं, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ा सकता हूं, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछता रहूंगा तब भी आप कई चीजें सीख लेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल करा सकता हूं, प्रैक्टिकल के द्वारा पढ़ा सकता हूं, या फिर क्रिया विधि के द्वारा पढ़ा सकता हूं। मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा, बाहर जाओ जनसंख्या का कुछ भी काम करो, आप काफी ज्ञान आपको मिल जाएगा उससे भी। मतलब मेरे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं किस तरीके के द्वारा अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उस तरीके को हम कहेंगे शिक्षण विधि। और इसके अलावा अगर मैं एक जनरल सा आइडिया रख रहा हूं कि हाँ हम इस तरह से उस काम को कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे अप्रोच। और क्लास में जाने के बाद जो भी करेंगे हम वो तो स्ट्रेटेजी हो ही जाएगा। इसे देखते हैं हम थोड़ा सा शिक्षण विधि को। शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने पाठ को प्रभावशाली तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। जैसे निबंध लिखना सिखाने के लिए वह व्याख्या विधि का सहारा लेगा। कोई निबंध पढ़ना सिखा रहा है बच्चों को, निबंध कैसे होता है, क्या होता है, तो वह टीचर क्या करेगा, व्याख्यान विधि का सहारा लेगा, खड़ा होकर निबंध के बारे में बच्चों को बताएगा। गणित सिखाने के लिए टीचर व्याख्यान विधि का सहारा नहीं ले सकता। अगर वह गणित के बारे में टीचर खड़ा होकर बोलेगा बच्चों की समझ में ही नहीं आएगा। तो गणित सिखाने के लिए निगमन विधि का सहारा लेता है, वो बच्चों को नियम वगैरह बताता है।
अमोनिया गैस बनाना सिखाने के लिए क्रिया विधि का सहारा लेगा। बच्चे अमोनिया गैस कैसे बना रहे हैं तो कार्य करके तो पता चलेगा, क्रिया विधि का प्रयोग करेगा जिससे बच्चे अमोनिया गैस बनाना सीख ले। फूलों के भागों को पढ़ाने के लिए एक टीचर क्या करेगा, विश्लेषण विधि का सहारा लेगा। व्याकरण पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक विधि का सहारा लेगा। मतलब जो हमारा पाठ है उस पाठ को हम जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जो हमारा तरीका है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि के प्रयोग के निश्चित नियम तथा निश्चित क्रम होते हैं। अब मान एक उदाहरण देखते हैं, हम समझ जाएंगे। अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं सीख रहा तो हम कह देते हैं कि हम इस बच्चे को ऐसी अप्रोच लेकर चलेंगे इस बच्चे के प्रति कि हम इसे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। बस सारी स्ट्रक्चर पढ़ा देंगे जिससे कि यह बच्चा इंग्लिश सीख लेगा। हम कैसे भी स्ट्रक्चर पढ़ा दें उसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खास खास से स्ट्रक्चर उसे बता देंगे, यूज करना बता देंगे, और किस तरह भी बताएं, हम कैसे बताएं, वो हमारे लिए फ्रीडम है पूरा। मतलब अप्रोच हमें बताता है कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। अब अगर हम उस अप्रोच में बाद में शिक्षण विधि चूज करना चाहते हैं, अब हम बच्चे को क्या करें, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम व्याकरण विधि का सहारा ले सकते हैं। व्याकरण विधि, व्याकरण क्या है, शिक्षण विधि है, उसमें हम क्या करेंगे, पूरी व्याकरण की जो किताब है उसको बच्चों को बताएंगे। आज जब हमने व्याकरण बता दिया तो स्ट्रक्चर भी तो बच्चे की समझ में आ गई ना। अब हम स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ा सकते हैं, या फिर हम स्ट्रक्चर खड़े होकर व्याख्यान विधि के द्वारा भी पढ़ा देंगे कि भाई ये स्ट्रक्चर होती है, इसका काम होता है। स्ट्रक्चर को हम ब्लैक बोर्ड पर श्यामपट्ट विधि के द्वारा पढ़ा देंगे, सारी स्ट्रक्चर को ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, बच्चों को बता दिया। मतलब एक अप्रोच ली हमने, उसमें हम अलग अलग विधि ले सकते हैं। अप्रोच बताएगी हम किस तरफ जाने वाले हैं, और विधियां बताएंगी हमारा एक निश्चित तरीका। विधि के निश्चित नियम होंगे। अगर हम व्याकरण विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो व्याकरण की किताब का सहारा लेंगे, उदाहरण देंगे बच्चों को, व्याकरण की किताब में जो उदाहरण है उनकी व्याख्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर थोड़े उदाहरण बताएंगे, बच्चों से कुछ उदाहरण कहेंगे आप बताओ। तो विधि में क्या हुआ, निश्चित नियम हुए। लेकिन अप्रोच में कोई निश्चित नियम नहीं होता, बस एक तरीका है किस तरफ आप जाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षण विधियां पाठ व बच्चों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं और जैसा हमारा पाठ है उसके अनुसार हम शिक्षण विधि को चुन सकते हैं। कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं वही पाठ हम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर या एक्टिविटी के द्वारा बताएंगे। ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो हम लेक्चर देकर उसी पाठ को बता सकते हैं। तो जैसा पाठ वैसी शिक्षण विधि को चूज करेंगे हम। लेकिन अप्रोच हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, अप्रोच ये होती है, और उसके हिसाब से हम बाकी आगे चलेंगे। शिक्षण विधि बच्चों के हिसाब से चूज करेंगे हम, लेकिन जो अप्रोच होती है वो हमारे उद्देश्यों के हिसाब से होती है कि हमारे उद्देश्य कैसे हैं, वैसी हमारी अप्रोच हो जाएगी। इसलिए किसी कक्षा में प्रयोग की जाने वाली विधियां अलग अलग पाठ व अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। हमने लेक्चर के द्वारा कोई पाठ पढ़ाया, बच्चों के समझ में नहीं आया, फिर हमने पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा पढ़ाया, नहीं समझ में आया, फिर हमने उसे नाटक विधि के द्वारा पढ़ाया, नाटक करके बताया तो बच्चों ने जल्दी सीख लिया। एक पाठ को हम अलग अलग विधियों के द्वारा पढ़ा सकते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे। नेक्स्ट पॉइंट है व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, कहानी कथन विधि। ये सारी चीजें हैं ये सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को चीजें पाठ पढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी शिक्षण पर विधि, शिक्षण तकनीक बोल देते हैं, टीचिंग टेक्निक। शिक्षण पर विधि क्या होता है। अब हमने एक विधि डिसाइड कर ली अपनी, चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक अप्रोच डिसाइड करी कि हम किस दिशा में जाएंगे। उसके बाद हमने उस अप्रोच में एक विधि डिसाइड की कि हमने एक ये विधि ले ली। अब हमने मान लीजिए व्याख्यान विधि ले ली, व्याख्यान के द्वारा हम उस पाठ को पढ़ाएंगे। यह टीचर है, अब ये बच्चों के सामने व्याख्यान कर रहा है, व्याख्यान विधि का इसने प्रयोग कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस टीचर को व्याख्या ही करनी है उस पाठ की। लेकिन व्याख्या करने के साथ साथ ये और भी कई काम करता है, बोर्ड पर कुछ लिख देगा। अब बोर्ड पर थोड़ी लिखना था इसे, व्याख्या विधि में तो व्याख्या करनी थी। बच्चों से क्वेश्चन आंसर करेगा, भाई क्वेश्चन आंसर क्यों कर रहा है, व्याख्या विधि है, व्याख्या विधि में क्वेश्चन आंसर कहाँ आते हैं। तब ऐसे काम जो टीचर अपनी एक मेन विधि के अलावा करेगा, उन सभी काम को हम शिक्षण पर विधि कह देते हैं। यह शिक्षण पर विधि हमारी जो शिक्षण विधि है उस विधि को अच्छा बना देती है, उसकी प्रभावशीलता को बढ़ा देती हैं। एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए, इसे हटाओ, जिन उपायों को काम में लेता है वही शिक्षण परिविधियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक व्याख्यान द्वारा छात्रों के सम्मुख विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। कोई पाठ टीचर लेक्चर के द्वारा पढ़ा रहा है तो वह व्याख्यान विधि हुई, सही बात है, लेक्चर मेथड वह हो गया। किंतु
अपने भाषण को प्रभावशाली व रोचक बनाने के लिए वह बीच बीच में उदाहरण देगा। ये तो उदाहरण विधि हुई ना, उदाहरण क्यों दे रहा है? स्पष्टीकरण भी करेगा, प्रश्न भी पूछेगा, कहानी भी कहेगा, अन्य कार्य भी करेगा, कभी कभी बच्चों से कह देगा आप भी कोई क्वेश्चन पूछ लो। तो ये जो काम बाकी उदाहरण व्याख्या करने के अलावा वह जो करेगा मैं सब पर विधि होंगी। बाद में हम एक बार और रैप अप करेंगे। यही हमारी सारी परविधि हो जाती है, प्रश्नोत्तर परविधि, व्याख्यान परविधि, स्पष्टीकरण परविधि, कहानी कथन परविधि, सैंडविच तकनीक, सैंडविच परविधि वगैरह, ये चीजें हमारी हो जाती हैं। अब शिक्षण युक्तियां क्या होती है? एक टीचर क्लास में पढ़ाते टाइम जैसा मूड रखता है, हंसकर बात करता है बच्चों से या फिर गुस्से में करता है, कठिन टॉपिक पहले पढ़ाता है या कठिन टॉपिक वह बाद में पढ़ाएगा, मतलब अपने पाठ को इजी किस तरह कर रहा है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसे कर रहा है, एक जगह चुपचाप खड़ा होकर बोल रहा है या फिर चल फिर के बोल रहा है, कभी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, कभी बच्चों के साथ बैठ के बात कर रहा है। तो ऐसे काम जो एक टीचर करता है जिससे एक बच्चे का मन क्लास में लगा रहता है, बच्चा बोर नहीं होता, वे काम एक कक्षा में जितने भी एक टीचर करेगा शिक्षण युक्तियां होंगे, में टीचिंग टैक्टिक बोलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जिन छोटे छोटे कार्यों व उपागमों का प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक, प्रभावशाली व स्पष्ट बनाता है, शिक्षण परविधियां कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उदाहरण के लिए उद्दीपन देना। मतलब हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ कोई पाठ पढ़ाने से पहले हम कह रहे हैं अगर आप इस पाठ को पढ़ लोगे आने वाले आपके जो पेपर है उनमें 3 क्वेश्चन आएंगे इस पाठ से, या फिर जब आप कहीं नौकरी के लिए जाओगे यहाँ से आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों को उस पाठ का महत्व बता रहे हैं, उद्दीपन दे रहे हैं जिससे बच्चे उस पाठ में इंटरेस्ट लेने लगे। पुनर्बलन देना, बच्चों को हम कह रहे हैं शाबाश बहुत अच्छा आपने इस सवाल को हल कर दिया। अगर हम न कहें तब भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर कहेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। अपने बोलने की स्पीड कभी कम या कभी ज्यादा करना, इससे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, कभी आप तेज बोल रहे हैं कभी कम बोल रहे हैं। अभ्यास कराना, एक ही चीज की बच्चों को आप प्रैक्टिस करने के लिए कह सकते हैं। आपके बोलने का तरीका प्यार से बोल रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, कभी आप बात कर रहे हैं, कभी आप प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से, कभी बच्चों को कह रहे हैं आप बोर्ड पर देखिए, कभी कह रहे हैं बच्चों से आप मेरी तरफ देखिए। तो आपके बीच और बच्चों के बीच जो इंटरेक्शन चल रहा है ये इसको कितना चेंज कर रहे हैं आप। समस्यात्मक तथ्यों को निकालना, ये टीचर पढ़ा रहा है और शुरू में इसने सारे कठिन टॉपिक बता दिए तो बच्चे बोर हो जाएंगे, लेकिन इस टीचर ने क्या किया, समस्यात्मक तथ्य थे इसने निकाल दिया कि मैं साल के आखिरी में पढ़ा लूंगा मैं जाकर, अभी तो इजी इजी चीजें पढ़ाता हूँ शुरू में, तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। तो एक टीचर अपनी क्लास में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, बच्चों का मन बनाए रखने के लिए जो भी काम करेगा मैं सारे शिक्षण युक्तियां कहलाती हैं। एक बार इन सारी चीजों को देख लेते हैं। अप्रोच तो होता है जो भी काम हम करने वाले हैं वो एक जनरल सा आइडिया, एक सिंपल सा आइडिया, किस तरफ हम चल रहे हैं उस काम को करने के लिए हमारी कल्पनाएं क्या है कि हम इस काम को किस तरीके से कर सकते हैं। एक काम को करने के लिए सबकी कल्पनाएं अलग अलग हो सकती हैं, हर टीचर की लैंग्वेज में ज्यादा यूज होगा इसका। अप्रोच क्या होता है, किसी काम को करने के लिए टीचर जो अपनी कल्पनाएं बनाता है, एक सामान्य सा एक विचार बनाता है अपना कि हाँ हम इस काम को ऐसे कर सकते हैं, हो या ना हो लेकिन ऐसे कर सकते हैं मेरे विचार में। तो जो वो विचार होगा वो अप्रोच होगा। अप्रोच डिसाइड करता है आप किस दिशा में जाने वाले हैं। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी होता है एक क्लास में आने के बाद आप जो भी काम करेंगे सारे काम आपके स्ट्रेटेजी में आ जाएंगे। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है सब कुछ। शिक्षण विधि, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को आप मेन जो आपकी जो मुख्य विधि है किस विधि के द्वारा बच्चों को बता रहे हैं, बोलकर बता रहे हैं, लिखकर बता रहे हैं, प्रश्नों के द्वारा बता रहे हैं या क्रिया के द्वारा बता रहे हैं। कोई भी टॉपिक मेन तरीके से जिस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जो मेन तरीका आपका है उसे हम शिक्षण विधि कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण परविधि। अब शिक्षण विधि में जो अन्य काम हम करते हैं शिक्षण विधि को अच्छा बनाने के लिए अपनी, जिससे हमारी शिक्षण विधि अच्छी इफेक्टिव हो जाए, वो सारे काम हमारे परविधि हो जाएंगे। मान लीजिए हम प्रैक्टिकल के द्वारा कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्रिया विधि के द्वारा बच्चे कुछ काम करेंगे और हम बच्चे उस चीज को सीख लेंगे, लेकिन बीच बीच में हम उन्हें लेक्चर भी तो देंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे तो ये काम आप ऐसे करो वो काम वैसे करो। वो क्या हुआ, वो परविधि हो गई हमारी। उस टाइम पर उसे लेक्चर वाले को लेक्चर मेथड तो नहीं कह सकते हम क्योंकि उसका थोड़ा सा यूज किया है टीचर ने। तो मेन तरीका जो हमारा है वो हम कहेंगे विधि, और जो उस मेन तरीके के अलावा जो भी छोटे छोटे चीज हम उसमें जोड़ रहे हैं अपनी विधि में वो हमारी परविधि हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं युक्तियां। एक टीचर ऐसे कोई भी काम क्लास में कर रहा है जिससे बच्चे बोर न हो, उनका मतलब मन कक्षा में लगा रहे और बच्चे इंटरेस्ट लें उसकी कक्षा में, जिससे कि उसकी जो पढ़ाना है वह सफल हो, इफेक्टिव हो जाए। वो सारा काम उसका शिक्षण युक्तियां होगा, जैसे कि गुस्से में देखना, प्यार से बोलना,
जो कठिन चीज है उसको निकाल देना। इससे क्या होगा, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे पाठ में, वे सारी शिक्षण युक्तियां हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं शिक्षण सूत्रों की, जिन्हें हम टीचिंग मैगजीन बोलते हैं। एक टीचर क्या करता है, एक टॉपिक लेता है कि मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। अब उस टॉपिक में कुछ चीजें तो आसान होती हैं, कुछ कठिन होती हैं। अब टीचर उन्हें उस टॉपिक की जो चीजें हैं उन्हें आगे पीछे लगाएगा। जैसे किसी टीचर को कोई मैथ का सवाल सोल्व कराना है, तो वो टीचर क्या करेगा, उस सवाल से संबंधित आसान आसान चीजें पहले बताएगा, कठिन चीजें बाद में बताएगा, या फिर पहले कठिन चीजें बता देगा वो, या फिर बाद में आसान चीजें बताएगा। तो इस तरह करके वो अपना जो पाठ है, अपना जो टॉपिक है, उसे आगे पीछे करता है कि मैं कौन सी चीज बच्चों को पहले पढ़ाऊंगा, कौन सी बाद में। ऐसी चीज जो बच्चे पहले से जानते हैं उसे मैं शुरुआत में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे बच्चे समझ पाएंगे मेरे टॉपिक को। और ऐसी चीज जो बच्चे नहीं जानते उसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा, या फिर ऐसी चीज जो बच्चे नहीं जानते उसे मैं पहले पढ़ा दूंगा, और जो चीज बच्चे जानते होंगे उसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इस तरह से टीचर क्या करता है, जो उसका टॉपिक है उसे आगे पीछे उसे अरेंज करता है। आसान चीजें मैं पहले रखूंगा या टफ चीजें पहले रखूंगा, अलग अलग टीचर अलग अलग करता है। और वो जो ये काम करता है उस काम को बोलते हैं शिक्षण सूत्र। अगर टीचर चीजों को आगे पीछे कर रहा है तो वह कौन सा शिक्षण सूत्र यूज कर रहा है, किस तरह से आगे पीछे कर रहा है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र से तात्पर्य शिक्षण की ऐसी तकनीक से है जिसके द्वारा एक शिक्षक शिक्षण के तथ्यों को व्यवस्थित करता है तथा यह निश्चित करता है कि वह कौन सा बिंदु पहले पढ़ाएगा, कौन सा बाद में। अब उसका जो चैप्टर है, उस चैप्टर में कौन सी चीजें वह पहले पढ़ाएगा और कौन सी बाद में पढ़ाएगा, ये जो आगे पीछे वह करता है उसे शिक्षण सूत्र बोलते हैं। काफी सारे शिक्षण सूत्र होते हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। सारे शिक्षण सूत्रों को हम देख लेते हैं। अब जैसे कि पहला शिक्षण सूत्र हो जाता है हमारा ज्ञात से अज्ञात। अब कोई टीचर सोच लेता है कि मैं पहले बच्चों को ऐसी चीजें बताऊंगा जो बच्चे उसे पहले से जानते होंगे, जो बच्चों को ज्ञात होगी। बाद में मैं चीजें पढ़ाऊंगा जो बच्चे नहीं जानते होंगे, बच्चों को अज्ञात होगी। इससे क्या होगा, पहले अगर मैं चीजें बच्चों को पढ़ाऊंगा जो ज्ञात होगी तो बच्चे इंटरेस्ट लेने लगेंगे उस पार्ट में। लेकिन कोई टीचर ऐसा भी सोच सकता है कि बच्चे जब क्लास में आते हैं तो फ्रेश माइंड से आते हैं, तो मैं पहले ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा क्योंकि बच्चों का ताजा दिमाग है, जो बच्चे नहीं जानते उनसे अज्ञात हो। बच्चों का ताजा दिमाग है, कुछ नहीं पढ़ा है तो वे समझ लेंगे। लेकिन जब आधे घंटे बाद बच्चे बोर हो जाएंगे, उनका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहेगा, कई चीजें सीख ली उन्होंने, फिर मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो बच्चों को पहले से पता हो, तो बच्चे उस टाइम उसमें इंटरेस्ट ले लेंगे। अब वो टीचर की बात है कि वह कैसे अपने चीजों को आगे पीछे करे। एक हमारा शिक्षण सूत्र हो जाता है ज्ञात से अज्ञात। पहले एक टीचर ऐसी चीजें बताएगा जो बच्चे जानते हो, बाद में टीचर ऐसी चीजें बताएगा जो बच्चे नहीं जानते, नोन टू अननोन। इसे उल्टा भी कर सकते हैं हम, पहले टीचर ऐसी बातें बताएगा जो बच्चे नहीं जानते, बाद में टीचर ऐसी बातें बताएगा जो बच्चे जानते हो। अब उस टीचर की मर्जी है कैसे पढ़ाएगा वो। दूसरा हमारा शिक्षण सूत्र हो जाता है मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इस शिक्षण सूत्र में क्या होता है, टीचर ऐसी चीजें पहले पढ़ाता है जिसे बच्चे देख सकते हो, जिसे जानते हो। जैसे कि ये मेज कुर्सी सब कुछ बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये टीचर इन बच्चों से समुद्र की बातें करने लगे तो वो मूर्त नहीं है, बच्चे उसे नहीं जानते, समुद्र पता नहीं कहाँ पर है। तो ऐसी चीजें जिन्हें बच्चे सामने देख सकते हो, जानते हो, वे चीजें मैं पहले पढ़ाऊंगा जो देखी जा सकती हो, जिनका अपना एक अस्तित्व हो, बच्चे उसे तुरंत देख सकते हो। ऐसी चीजें तो होंगी मूर्त, और जिन्हें बच्चे नहीं देख सकते वे काल्पनिक चीजें होती हैं अमूर्त। अब जो बच्चे चीजें देख सकते हैं उन्हें मैं पहले पढ़ाऊंगा, जो नहीं देख सकते उन्हें बाद में पढ़ाऊंगा। इसे ही हम स्थूल से सूक्ष्म बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। अब इसे उल्टा भी कर सकते हैं हम, जो बच्चे चीजें नहीं देख सकते उसे पहले पढ़ाऊंगा मैं, और जो बच्चे बाद में देख सकते हैं उसे बाद में पढ़ाऊंगा। इस तरह से भी। सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब ऐसी चीजें मैं पहले पढ़ाऊंगा बच्चों को जो सामान्य है, और जो खास है किसी एक चीज पर ही काम करेगी मैं बाद में पढ़ाऊंगा। जैसे लाल रंग के बारे में मैं पहले बता दूंगा। लाल रंग एक सामान्य सी चीज है भाई, आप कहीं पर भी लगा दो ये लाल रंग हो जाएगा, एक सामान्य बात है। लेकिन एक विशेष बात है कि हमारे झंडे में केसरिया रंग आएगा, वो आप यहीं पर लगाओगे, नीचे ही लगाओगे, ये क्या हुआ, फिक्स हुआ, स्पेसिफिक। एक खास चीज जो ऐसी ही वहीं पर होगी वो बाद में बताऊंगा मैं। एक सामान्य सी चीज जो कहीं पर भी हो जाएगी वो पहले बताऊंगा। 2+2 4 होते हैं, ये हमेशा 4 ही होंगे, ये एक सामान्य चीज है। लेकिन किसी एक सवाल में दशमलव लगी हुई है, भाई इस सवाल में a+b है, तो ये यहीं का रूल है, यहीं पर काम करेगा यह रूल। इस सवाल में सिग्मा वगैरह आ जाता है,
तो मैं बाद वाली चीज़ में ऐसी चीज़ जो एक जगह स्पेसिफिक हो किसी एक चीज़ के लिए मैं बाद में पढ़ाऊँगा, और जो सामान्य है मैं पहले पढ़ा दूँगा। उल्टा भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक मैं पहले पढ़ाऊँगा, सामान्य बाद में पढ़ाऊँगा। ये उल्टा हो गया है, विशिष्ट से सामान्य ये उल्टा भी आप कर सकते हैं। इसे आप एग्जाम्पल टू रूल भी कह सकते हैं। रूल सामान्य होता है जो हर जगह लगेगा, लेकिन एग्जाम्पल एक विशेष होता है जो एक विशेष रूल का होता है। एग्जाम्पल एक विशेष सिचुएशन में एक विशेष रूल से संबंधित होता है, तो एग्जाम्पल विशेष हुआ, और रूल तो सामान्य होता है। किसी भी रूल को आप कहीं भी लगा दो, किसी भी चीज़ के साथ रख दो, तो रूल सामान्य हुआ, एग्जाम्पल विशेष हुआ। इसे हम एग्जाम्पल टू रूल भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। आगमन से निगमन, इसका मतलब क्या हुआ, हम बच्चों को इंडक्टिव टू डिडक्टिव पढ़ाएंगे। पहले हम बच्चों को उदाहरण देंगे और उसके बाद हम बच्चों को नियम बताएंगे। आगमन से निगमन का मतलब ये होता है। इसका उल्टा कर सकते हैं हम, निगमन से आगमन, पहले हम बच्चों को सूत्र बताएंगे फिर उदाहरण बताएंगे। जैसे हम कोई भी मान लीजिए ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो हम संज्ञा के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले संज्ञा के उदाहरण देती हैं, मैं आप, ये सब चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, दीवार वगैरह, ये सब संज्ञा है। हमने क्या किया, उदाहरण दे दिया। नियम, नियम बाद में बताएंगे कि नियम डेफिनेशन उसकी जो होती है, लेकिन हम नियम डेफिनेशन पहले बताकर बाद में उदाहरण दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा निगमन से आगमन। अगर हम नियम पहले बता रहे हैं तो निगमन पहले आएगा, अगर हम उदाहरण पहले दे रहे हैं तो आगमन पहले आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सरल से कठिन। आसान आसान चीजें हम बच्चों को पहले बता देंगे, कठिन कठिन चीजें बाद में बताएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, निश्चित से अनिश्चित, ऐसी चीजें जो हमेशा निश्चित हैं, कभी नहीं बदलेंगी, वे हम पहले बताएंगे। और ऐसी चीजें तो जो बदल जाती हैं, आज का क्या दिन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, वे अनिश्चित चीजें हैं जो थोड़े टाइम बाद बदल जाएंगी, उन्हें हम बाद में बताएंगे। पूर्ण से अंश, इसे हम एनालिसिस भी बोल देते हैं। पहले हम बच्चों को पूरी चीज दिखाएंगे, जिस चीज को हम पढ़ा रहे होंगे तो पहले उस चीज के बारे में बताएंगे, बाद में उस चीज के हिस्सों के बारे में बताएंगे। जैसे अगर हम पंखा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पहले हम पूरे पंखे के बारे में पढ़ाएंगे और उसके बाद उसके पार्ट पढ़ाएंगे। ये कंडेंसर है, ये हुक है, ये मोटर है, ये कवर है, ये मोटर का कवर है। इस तरह से पहले पंखे के बारे में पूरा पढ़ा दिया हमने, पंखा क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके बाद उसके पार्ट पढ़ा रहे हैं, उसके हिस्से, उसे हम कहेंगे पूर्ण से अंश, एनालिसिस भी बोल देते हैं, पार्ट टू ऑल। फूल पढ़ा रहे हैं तो पहले हमने पूरे फूल के बारे में बता दिया, फूल ऐसा होता है, ऐसे पेड़ पे लगता है, स्मेल आती है, मतलब स्मेल तो नहीं, फ्रेग्रेंस आती है इसमें से, और अच्छा होता है। इस तरह से पूरे फूल के बारे में बताया। अब फूल के हिस्सों के बारे में बताएंगे, ये क्या होता है, ये इसके अंदर की आपके पराग वगैरह होते हैं, पोलिनेशन, ये फूल की पत्तियां होती हैं, ये पेड़ की पत्तियां होती हैं, ये वो करती हैं, हमारे क्लोरोफिल वगैरह इनमें होता है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, यहाँ से जो एनर्जी ऊपर नीचे जाती है, ये जो स्टेम, ये जो टहनी है। पहले पूरे फूल के बारे में बताया, फिर उसके पार्ट के बारे में बताया। अब इससे उल्टा हो जाता है अंश से पूर्ण, सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, अगर हम पंखे के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पहले मोटर के बारे में बता दिया, कंडेंसर के बारे में बता दिया, सपोर्टर, इन सब चीज के बारे में बता दिया। बाद में फिर इन सारी चीजों को जोड़ते जोड़ते हमने एक पंखा बना दिया और उस पंखे के बारे में बाद में पढ़ा दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले फूल के हिस्से पढ़ा दिए और फिर इन फूल के हिस्सों को जोड़ते जोड़ते बाद में हमने एक पूरा फूल बना दिया, फिर पूरे फूल के बारे में बताया। प्रत्यक्ष से परोक्ष, फ्रॉम सीन टू अनसीन, ये भी ऐसे ही हो जाता है। जो चीज बच्चों के बिल्कुल सामने रखी हुई है उसके बारे में बताना प्रत्यक्ष, जो चीज बच्चों के सामने नहीं है उसके बारे में बताना परोक्ष। अब कोई टीचर पहले वह चीज बता सकता है प्रत्यक्ष जो सामने हो, कोई टीचर पहले वह चीज बता सकता है जो परोक्ष है। अगर कोई टीचर बताता है जो चीज बच्चों के सामने उसके बारे में पहले पढ़ाता है तो उसे हम प्रत्यक्ष से परोक्ष कहेंगे, और कोई टीचर ऐसी चीजें पहले पढ़ाता है जो बच्चों के सामने नहीं है उसे हम परोक्ष से प्रत्यक्ष सूत्र कहेंगे। सीन टू अनसीन या फिर अनसीन टू सीन, ये शिक्षण के सूत्र हैं। हम किस तरह से अपने पाठ को आगे पीछे करते हैं, पहले कौन सी चीज पढ़ाएंगे, बाद में कौन सी चीज पढ़ाएंगे, अपने जो टॉपिक को अरेंज करते हैं ना, हम वो शिक्षण सूत्रों से करते हैं अरेंज। ये आज का टॉपिक था। यहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सीधा तो एक आधा ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चनों में ये शब्द आपको कई जगह सुनने को मिलेंगे। सूत्र क्या होता है, विधि, परविधि, अप्रोच, वहां पर आपको काफी मदद होगी ये चीजें समझने में। आई होप ये चीजें आप समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने सीटेट के ग्रुप वगैरह दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीटेट की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।